बताया था, उस मीटिंग में बताया गया था कि द कॉमर्शियल यूज और द यूज ऑफ द माइक्रोब एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, उसको बायोटेक कहते हैं। यानी माइक्रोब और माइक्रोबियल प्रोडक्ट का जो इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज है या कॉमर्शियल स्केल पे यूज है, उसे बायोटेक बोला गया था। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी का जो मॉडर्न इरा है या डिसिप्लिन है, उसके बारे में बताया गया था, जिसमें काट छांट बताई थी कि किसी भी जीन को काट करके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, और जिस जीन को कहीं दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वहां वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक लेके पहुंच जाएगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक नई पैदा हो जाएंगी जो उस जीन को एक्सेप्ट करेगा। तो नोवल जीन, ऐसे जीन को नोवल जीन बोलते हैं। और इस तरह जो किसी इंडिविजुअल पहुंच जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स कहते हैं। तो इसी में बताया गया था, जो बायोटेक में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी नाम था, इसी के ऑब्जेक्टिव बताए थे, इसमें टूल्स बताए थे कि ये जो बायोटेक के लिए जो कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उन टूल्स में डीएनए पॉलीमरेजेज, आरएनए पॉलीमरेजेज, लाइगेजेज, टर्मिनल ट्रांसफरेजेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंड वेक्टर्स, डोनर, एक्सेप्टर्स, इन सब के बारे में बताई थी। ये सारे आपको नोट्स दिए थे हमने। इनमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को लास्ट टाइम पढ़ाया था, दिवाली से पहले जब लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ाए थे। उन एंजाइम के बारे में बताया, जो एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एक्चुअली में बहुत बड़े पावरफुल टूल होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इनके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे, इनको क्रिस्टलाइज किया था नाथन आर्बोर स्मिथ ने, जिनको नोबेल, और ये एक्चुअली करते हैं एंट्री ऑफ द फॉरेन डीएनए के, और वो फॉरेन डीएनए किसका होता है, आप कह सकते हो बैक्टीरियोफाज का। यानी जो वायरस होता है, वायरस जब कोई बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसकी होस्ट सेल मशीनरी को हाईजैक कर लेता है अपने यूज के लिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोशिश करते हैं कि उसको अपनी होस्ट सेल मशीनरी को हाईजैक न करने दें, जिसको न करने दें, ताकि उससे अपने आप को बचाया जा सके। तो ऐसे एंजाइम को जो रेस्ट्रिक्ट करते थे एंट्री ऑफ द फॉरेन डीएनए को, वो एक्चुअली में एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी के एंजाइम होते थे, एक ऑर्गेनिज्म के, यानी बैक्टीरिया के, वो एंडोन्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम एक एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो चेन के भीतर जाके काम करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो कि साइड पर काम करते हैं, चेन की टर्मिनल सीक्वेंसेस पर काम करते हैं। तो ये जो अंदर डीएनए में घुस के काम करते थे, भीतर घुस के काम करते थे, ऐसे जो एंजाइम थे, इनका इस्तेमाल किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इन्हीं को बायोलॉजिकल स्काल्पल यानी उस्तरा, बायोलॉजिकल नाइफ, बायोलॉजिकल सीजर, इस नाम से इनको बोला गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। पिछले साल अगर आपने नोट किया हो तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं में से एक, पता नहीं कैट 9 नाम से, कैट्सपर 9 नाम से पूछा था, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, और पूछा था ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में नई नई डिस्कवरी या बायोलॉजिकल साइंसेस की आ जाती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, तो वो हम आपको बता चुके थे। साथ में हमने आपको ये बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है वो जिन साइट पर काम करते हैं उन साइट को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, या तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की डबल फोल्ड ऑफ सिमेट्री पर काम करते हैं। जब डबल फोल्ड ऑफ सिमेट्री पर काम करते हैं, मान लीजिए ये डबल फोल्ड ऑफ सिमेट्री मान लिया हमने, ये यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्शन साइंस है, तो जब ये कट करेंगे तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनेंगे,
जैसे ये बन गए दो, तो उनके एंड कैसे होंगे? ब्लंट एंड होंगे। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के, यानी जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे, क्योंकि ये तो कट करने वाले एंजाइम है, तो उस डीएनए को काट देंगे तो ऐसे डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे, उन फ्रेगमेंट्स के एंड कैसे होंगे? ब्लंट एंड, यानी इनको बोला जाता है ब्लंट एंड। और एक दूसरे मैंने बताए थे आपको जो वो कैसे थे, एक दूसरे जो बताए थे आपको, एक थे फ्लश एंड, जो लास्ट टाइम दिखाए थे, उस आपके डायग्राम में बाकायदा साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्लश एंड ब्लंट एंड। ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने हुए, ये देखिए इको R1 जब काम कर रहा था तो ये ब्लंट एंड बन रहे थे। एक एंड इस प्रकार का था ये वाला, दूसरा मैंने दिखाया नहीं है, ये ऊपर से दिखाना पड़ता नहीं तो, ठीक है, ये छोड़ दिया था। अब क्योंकि यहां तक हम पढ़ा चुके थे, आज की कार्रवाई क्या है, जो बायोलॉजी स्कालपल के बाद में क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि अगर आपने कोई भी डीएनए आइसोलेट कर लिया, तो जो डीएनए आइसोलेट किया, तो उस डीएनए को आइसोलेट करने में जिन एंजाइम की जरूरत पड़ी, उन एंजाइम को कहते थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि पावरफुल टूल थे। अब उसको जो भी जीन या डीएनए जो आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से खोजा है, उसको आपको किसी और ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है, खोजा कहीं से, जैसे ह्यूमन का था इंसुलिन का जीन, आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसको कट कर लिया और निकाल लिया। अब उसको भेजना है आपको बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है। मान लो उस बैक्टीरिया को जब लैब में बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें जब भेजेंगे तो उसको ले जाने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी आपने नाम देखे होंगे कि डेंगू बुखार आ रहा है, जीका वायरस से जो बुखार आता था वायरस से, वो जनरली ट्रॉपिकल कंट्री अफ्रीका का रोग था। अब देख लीजिए इंडिया में भी हो रहा है खूब, कानपुर साइड में खूब है। अभी हमें मालूम पड़ा, एक स्टूडेंट हमसे ही पढ़ता है, उसको भी ये प्रॉब्लम हुई है जीका वायरस की। तो इसका भी कोई वेक्टर है ना, जैसे मलेरिया का कोई वेक्टर है, जीका का वेक्टर है। यहां वेक्टर कौन है? जीका का और इनका। जीका का मच्छर है, वो कौन सा मच्छर है? एडीज। एलिफेंटियासी डिजीज का जो कैरियर है वुचरिया बैंक्राफ्टी का, वो कौन है? क्यूलेक्स। मलेरिया का जो कैरियर है वो कौन है? एनोफ्लीज। यानी इन तीनों डिजीज के अलग अलग हैं। तो उसी तरह मैं आपको बता रहा था कि जैसे एडीज, डेंगू का भी कैरियर कौन है? एडीज इजिप्टियाई, इसका भी एडीज है, जीका का। इसी तरह, क्योंकि वो उसको एक्चुअली वायरस को ले जाने वाला वेक्टर हो गया मच्छर अपने आप में। ऐसे ही यहां पर जो भी आपने फॉरेन डीएनए कहीं से आइसोलेट किया है, या आपने जो फॉरेन डीएनए कह लीजिए, आप जो है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बोल लीजिए, जिस डीएनए पे आपका इंटरेस्ट है वो आपने आइसोलेट कर लिया। अब उसको किसी में भेजना है, भेजना है तो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। जो वेक्टर के रूप में आप किसे इस्तेमाल करोगे? जैसे मलेरिया के प्रोटोजोन के लिए एक मच्छर वेक्टर के रूप में काम करती है फीमेल एनोफ्लीज। लाइकवाइज यहां पे वेक्टर के रूप में बायोटेक्नोलॉजी के केस में जो वेक्टर इस्तेमाल होगा वो कई हो सकते हैं। जैसे वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड हो सकता है, प्लाज्मिड के अलावा खुद बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज। कॉस्मिड हो सकते हैं, फाजमिड हो सकते हैं, नॉवल वेक्टर्स होते हैं। बिल्कुल नए। अच्छा, इसके अलावा ये तो सब वेक्टर हो गए। अब फाजमिड के अलावा और आज नए नए बनाए गए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा क्रिक एंड वाटसन ने। इन साइंटिस्टों ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था 1953 में, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 के अंदर। उसके बाद में बायोलॉजी में एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ह्यूमन के पूरे जीन
जीनोम के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो सब खोज के बताए गए। ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी स्टडी है जिसका जेनेटिक रिसर्च, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्पेस साइंस, इवन बायोटेक सब जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ह्यूमन जीनोम उसमें, क्योंकि हमारे अंदर जीन बड़े बड़े होते हैं, छोटे मोटे वेक्टर काम कर नहीं सकते, तो नए नए वेक्टर बनाए गए, जैसे YAC, MAC, BAC, ये सब वेक्टर, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा आपको मैं। एक्चुअली में जो ये प्लाज्मिड होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर, जब मैंने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तो बताया था आपको, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जीनोम को छोड़ करके, जीनोम का मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो ट्रूथ न्यूक्लियस होता नहीं है बैक्टीरिया में, उसे प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, उसको छोड़कर भी कई बैक्टीरियाओं में थोड़ा सा डीएनए और प्रेजेंट हो सकता है जो साइटोप्लाज्म में हो। ऐसे डीएनए को जो कि जीनोम का पार्ट नहीं है या न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं है, उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट कहते थे या उसे प्लाज्मिड कहते थे। तो वो था प्लाज्मिड, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ई कोलाई, एस्कर्सिया कोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। आज इस प्लाज्मिड में हम कहते हैं ई कोलाई को सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सप्लॉइटेड किया गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्टों के द्वारा, क्योंकि इसके एक एक जीन की स्टडी कर ली, इसके प्लाज्मिड की भी ऐसी तैसी कर दी। वो ऐसी तैसी क्यों कहा, उसमें बहुत सारे नए जीन घेर दिए, कई चीजें डाल दी, कई चीजें निकाल दी, छोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, कई चीज डाल दी, क्योंकि साइंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो इसलिए बायोटेक में थोड़ा सा आपको दिक्कत भी आ सकती है, मैं ये बात जानता हूं, फिर भी अपनी तरफ से जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। भाई ये याद ऐसे नहीं होगा, इसको अगर तुम याद भी कर लोगे ना, जब तक नहीं समझाऊंगा जब समझ में नहीं आएगा। कोशिश यही कर रहा हूं आपके समझ में आ जाए, और हिंदी बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको बीच में मेरी आवाज ना आ रही हो ना किसी को, तो भाई वो बीच में बोल के बता दे कि आवाज आ रही, क्योंकि मुझे अब पता नहीं रहता जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, क्योंकि अब मैं सिंगली डील कर रहा हूं ना। अभी आपको खुद पता है लिंक करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो अब मैं जो बता रहा हूं, जैसे प्लाज्मिड के बारे में, तो वेक्टर के रूप में एक प्लाज्मिड होगा इस्तेमाल। हमने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल डीएनए को, फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करने में किया गया है, उसी ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल प्लाज्मिड में उन जगह पे कट करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्यों, प्लाज्मिड तो क्या होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, तो उसमें कट तो मारना पड़ेगा ना। जो मैंने आपको पेज दिए थे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो आप जो है लास्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 6 जो मैंने आपको भेजा था। देखिए फॉरेन डीएनए बना हुआ है ये सामने से मॉलिक्यूल रूप में, और यहां ये वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी डीएनए से कट मारा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहां काट काट के मारा गया है, आप देखिए वैसा ही यहां पर इस्तेमाल किया गया है। उस फॉरेन डीएनए को इससे जोड़ दिया गया है, यहां से जोड़ने प्रोसेस को लाइगेशन नाम दिया है यहां पर मैं उसी को स्टेप पर पहुंचने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे नाम दिए थे, प्लाज्मिड इस्तेमाल हो सकते हैं, कॉस्मिड इस्तेमाल हो सकते हैं, फाज्मिड इस्तेमाल हो सकते हैं। अब तुम कहोगे इतने सारे हैं, हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, जो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास दुनिया भर के हैं, अगर आप मान लीजिए मुझे यहां से अलीगढ़ का ही हूं, मैं स्वयं जयंती में हूं, मुझे यहां से अभी 1 किलोमीटर अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट जाना हो जो मेरे घर से 2 किलोमीटर चलता है, तो मैं हवाई जहाज का थोड़ी यूज करूंगा। अरे भैया, या तो मैं साइकिल का यूज कर लूंगा, अगर मुझे पास साइकिल नहीं है तो चलो मैं मोटरसाइकिल यूज कर लूंगा, मोटरसाइकिल नहीं है चलो मैं गाड़ी का यूज कर लूंगा। अब इसके लिए कोई वो थोड़ी है कि साहब मैं वो 25 टायर का ट्रक चाहिए उसी पे जाऊंगा, मैं नहीं है ना। तो ये उस अवेलेबिलिटी को बताता है कि भाई कितनी नीड है, कैसी नीड है, उसके मुताबिक जो है ये वेक्टर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि हर एक वो कितना है जो फॉरेन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने आइसोलेट करके लाए हैं,
जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको कहीं और भेजना है, उस डीएनए का पहले तो देखा जाएगा साइज कितना है। अगर वो छोटा है, क्योंकि प्लाज्मिड जो है कितने डीएनए को कैरी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 5 से लेकर के 10 किलो बेस पेयर लेंथ तक के डीएनए को कैरी कर सकते हैं। अगर आपका डीएनए थोड़ा है, आप जो प्लाज्मिड यूज कर लीजिए, प्लाज्मिड पे उसको रख करके भेज दीजिए, वो पहुंच जाएगा। आपका जब डीएनए की लेंथ ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आप बैक्टीरियोफाज यूज कीजिए। बैक्टीरियोफाज जैसे कि आपने देख लिया, ये वायरस होते हैं, वायरस को विरुलेंट बना लेते हैं, हाई टेम्परेचर पर ले गए, उसके बाद में वो विरुलेंस पावर लूज कर देंगे, वो किसके रूप में इस्तेमाल हो जाएंगे, वेक्टर के रूप में। यानी खुद वायरस को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जब ये बैक्टीरियोफाज को इस्तेमाल, जैसे बहुत से होते हैं, जैसे लैम्डा फाज, M13 फाज, ये सारे नाम वैसे भी आपको मैंने बहुत से फाजिस के नाम पहले बता दिए थे पढ़ाई में, डिजीज में, उसमें बता इसलिए दिए थे, मुझे पता था आगे भी इस्तेमाल होने। तो ये जो बैक्टीरियोफाज हैं, ये कितना कैरी कर सकते हैं, ये सब नई बात नहीं बता रहा हूं, इसमें सब लिखे हुए हैं भाई। ये जो मैंने आपको जो नोट्स उसमें भेजे थे, उसमें सब लिखे हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि मेरे नोट्स गुम हो गए हैं, कोई बात है, तो अपना फोन नंबर लिख करके, अपना नाम लिख करके मेरे को इसी नंबर पर, मेरे फोन पर, जिससे हम आपका जो है जूम मीटिंग में जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस नंबर पर अपना नाम लिख के मुझे भेज देना। तो उस समय मैं यहां से फोटो खींच कर उसके पास भेज दूंगा मैं। ये मैंने अब तय किया है कि किसी के पास अगर नहीं, एक बच्चे ने कहा था पिछली बार, मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि उसको पता नहीं उसके दोस्तों ने दिए या नहीं दिए, वैसे तो प्रोवाइड हो गए होंगे। मेरा जहां तक ख्याल है विकास नाम था, विकास शर्मा, उसने मुझसे शायद ये कहा था मेरे पास नोट्स नहीं है सर ये। तो एक दो ने हाँ भर ली थी कि हम इनको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर विकास को मिल गया हो तो ठीक है, नहीं मेरे पास वो लिख के भेज देगा भाई, मैं फोटो खींच के पहुंचा दूंगा उसके पास। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, मैंने कहा बैक्टीरियोफाज कितना कैरी कर सकते हैं डीएनए, वो कर सकते हैं 20 से लेकर के 25 किलो बेस पेयर। किलो बेस पेयर का मतलब होता है, क्योंकि जानते हो डीएनए में बेस पेयर, बेस क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है तो पेयर में होते हैं ना, ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, जैसे ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी। तो ये दो कितने हो गए, 2 बेस पेयर हो गए, ये 1 बेस पेयर, ये 2 बेस पेयर। तो ऐसे यहां किलो का मतलब होता है 1000, तो आप ये मान के चल दीजिए। तो ये सिर्फ जो है 20,000 से लेकर के 25,000 तक लेंथ के डीएनए को कैरी कर सकता है बैक्टीरियोफाज। ये मैंने बताया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में बारे दूसरे बताए थे मैंने, कॉस्मिड, मैंने बताए थे कॉस्मिड। कॉस्मिड में क्या होता है, एक ये बैक्टीरियोफाज जो होता है, इसका एक साइट होती है कॉस साइट। भाई उसमें एक जगह है कोई, जैसे घर होता है उसमें बहुत सी जगह होते हैं, कमरा होता है, बरांडा होता है, होता नहीं होता है, किचन होती है, ऐसे ही बैक्टीरियोफाज में एक साइट होती है जिसका नाम ही है कॉस साइट। उसमें से उस कॉस साइट को निकाल लेते हैं, उस कॉस साइट को इकोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ देंगे। यानी कॉस साइट को जोड़ दिया प्लाज्मिड से, तो वो बन गया कॉस्मिड। अब जो डीएनए कैरिंग का काम जो करेगा, जो फॉरेन डीएनए आप भेजोगे, इसमें वो प्लाज्मिड नहीं कैरी करेगा, जो इसमें जोड़ दिया, कोई बाहर की चीज लाके जोड़ी है, तो उसमें जो डीएनए, जो नया फॉरेन डीएनए ले जाया जाएगा, वो ये कॉस साइट है ना, वो पैकेज करेंगी। पैकेज का मतलब इसमें जाएगा, तो वो उसको लेके चला जाएगा। ये कॉस्मिड कितना डीएनए लेके जा सकता है, कॉस्मिड की जो कैपेसिटी है वो इससे ज्यादा है, वो है करीब करीब 40 से 45 किलो बेस पेयर। क्योंकि खुद का इसका वेट जो है कॉस्मिड का 5 के करीब होता है किलो बेस के आसपास, तो ये 50 किलो बेस से ज्यादा नहीं कैरी कर सकता, इसका ये हो गया। तो ये इतना जो डीएनए होता है 40 से 45 किलो बेस पेयर का, इसको हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ डीएनए कहते हैं। ठीक बात है, तो ये करिए था, तो इसलिए ये बड़ा प्रेफर्ड है, इसकी स्क्रीनिंग भी आसान है, तो इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये होगा, इसको करिए। अब तुम कहोगे आपने नए नए भी तो बताए थे अभी, जैसे ये तो बैक्टीरियोफाज ही हो गए,
एक फाजमिड था। फाजमिड में और कॉस्मिड में क्या अंतर है, मैं दोनों का एक फर्क बताता हूं। एक था कॉस्मिड, एक है फाजमिड। फाजमिड, आप फाजमिड में दो चीजें हैं, एक है वर्ड फाज। फाज का मतलब ही वायरस होता है, बैक्टीरियोफाज फाज होता है। तो बैक्टीरियोफाज में क्या है, एक तो फाज का डीएनए प्लस मिड। मिड जो बढ़ाया, ये बढ़ाया पीछे वाला जो वर्ड है, जो लास्ट वाला वर्ड है, ये प्लाज्मिड से आया। तो डीएनए ऑफ मेजर पोर्शन है इसमें, जो है इसमें एक तो ये फाज है प्लस में प्लाज्मिड। इसमें प्लाज्मिड, उसको कहते हैं फाजमिड। फाजमिड इन दोनों को जोड़ के जो बना है। तुम कहोगे इसमें और उसमें जो है कॉस्मिड में कोई अंतर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई अंतर? अंतर है। उसमें फाज का डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को जोड़ के बना है। उसमें कॉस्मिड में क्या है, पार्टिकुलरली एक तो ये स्पेसिफिक है कि इसमें जो फाज है वो लैम्डा फाज है, एक तो ये बात स्पेसिफिक है। दूसरी बात क्या स्पेसिफिक है, उस लैम्डा फाज का पूरा डीएनए नहीं इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उसकी एक छोटी सी साइट है, कोस साइट, जिसका इस्तेमाल किया गया है। ये फर्क है। ये फाजमिड, ये भी बहुत ज्यादा डीएनए कैरी नहीं कर सकते। अब ये देखिए, बहुत ज्यादा जब डीएनए हो, यानी बहुत से जीन होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक ह्यूमन का जीन होता है डायस्ट्रोफिन। डायस्ट्रोफिन, इस जीन में अगर डिफेक्ट होता तो डिजीज होती है डीएमडी, ड्यूचीन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। डीएमडी, ड्यूचीन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये ड्यूचीन मस्कुलर डायस्ट्रोफी डिजीज जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, मसल इसमें काम नहीं करती है। आदमी के अंदर जो है पैरालाइसिस हो जाती है। ये डायस्ट्रोफिन के जीन का जो साइज है वो है 2.4 मेगा बेस पेयर, यानी 2.4 मिलियन आएंगी, मिलियन यानी 24 लाख बेस पेयर होंगे। इतने बड़े डीएनए को, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप ये समझिए, अगर मैं फाजमिड भी यूज कर लूं चाहे प्लाज्मिड यूज कर लूं, और डीएनए और इसका मुझे डीएनए ले जाना हो, तो बिल्कुल ये इसको ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो कि आपके पास तो है साइकिल और ले जाना है आपको हाथी, तो हाथी को साइकिल पे कैसे ले जाओगे भाई, या स्कूटर पे कैसे ले जाओगे? स्कूटर तो पिछड़ जाएगा उसका पैर से ही है। तो उसके लिए तो क्या लेके आना पड़ेगा, तुम सोच लो क्या लेके आओगे। तो इसलिए मैंने आपको डरा था कि इस समय क्या यूज होगा वेक्टर, वो तय करता है कि कितना बड़ा डीएनए लेके जाना है, और फिर उसके बाद में क्या वहां जाकर के कॉम्प्लिकेशन होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपको प्रोसीजर कोई बड़ा सिंपल रखना है ना, इतने आसान काम थोड़ी हुआ करते हैं। आप जानते हो किसी भी देश की प्रोग्रेस, किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस वहां की साइंटिफिक एडवांसमेंट तय करती है। कल्चर, संस्कृति का एक प्रभाव होता है, पर जो भी चीज है, आज कोई लड़ाई हो थोड़ी भाई मुझे कुश्ती करनी है, भाई कुश्ती कर ले रहे, मेरे में कितनी ताकत है, तेरे में कितनी ताकत है, सब स्टार वार है। क्यों कहते हैं नासा? आप देखिए, कभी भी देखिए, एक वर्ड आपने देखा होगा, फलाने अभी एक बच्चे ने भेजा, उसमें लिखा था 100 जिनमें से सीडीसी, चाहे वो हिंदी में लिखा रहा हो सीडीसी, चाहे अंग्रेजी में लिखा हो सीडीसी। नया वायरस खोज लिया, 100 जिनमें से सीडीसी। क्या है सीडीसी? सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, न्यूयॉर्क में है, उसमें है लॉस एंजल्स में, जहां पे एड्स का वायरस खोजा गया था, सीडीसी। 2 कलीग काम कर रहे हैं मेरे इसके अंदर सीडीसी में, वायरल का जो भी एड्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा आप जानते हो, जितने भी जो भी ये कोविड के लास्ट में जो सबसे जाकर के जो रिपोर्ट जारी होती है, लास्ट में जो सबसे ज्यादा फाइनल मानी जाती है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज ऑफ कंट्रोल एंड वायरल, ये सेंटर है सीडीसी का सबसे बड़ा वर्ल्ड में।
लॉस एंजल्स में। तो किसी भी कंट्री का एडवांस है, तुमसे वो भाई अमेरिका में क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं है? अरे भैया एडवांसमेंट में साइंस में बहुत आगे हैं हमसे वो। तुमको वो तो इंडियन काम कर रहे हैं, अब तुम्हारे कहने से ना कहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है किसने काम कर रहा। हमने तो उसमें वो भेजा था मून पे, और अपने उसको सैटेलाइट को उतार भी नहीं पाए। गिरा था नहीं गिरा था, अगर हम कंपैरिजन करना है। और उन्होंने कितने साल पहले उस पर उतार दिया था, 50 साल पहले। अरे हम तो सैटेलाइट नहीं चांद पर उतार पाए, वो तो आज उतार दिया उन लोगों ने तो, यूएसए ने। तो एडवांसमेंट में ये कहना अपने को वो तो भाई ख्याली पुलाव है, या खुश होना गया है हम उनसे आगे आगे। उनसे आगे कहां आगे आगे? हमारे टाइम पर आप बिलीव नहीं कह रहोगे, जो बच्चा आईएएस में टॉप कर जाता था ना और नासा में सिलेक्शन हो जाता था तो जॉब छोड़ के चला जाया करता था। हमारे सामने एक इंजीनियर था केरल का, 94-95 में, आप नोट कर लेना, उसने आईएएस टॉप किया था। उसका उसी बंदे का जो 2-4 दिन के बाद नासा में सिलेक्शन होगा, यहां से चला गया था। जितनी एग्रीकल्चर की साइंस है हमारे इंडिया में जो बहुत बढ़ रही है, इसका कारण कौन है? स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। अमेरिका कहता है ये कौन थे? ये आईएएस हुए थे, इन्होंने जॉब नहीं की, बजाय इसके एग्रीकल्चर साइंटिफिक ग्रुप में जॉब ज्वाइन करना पसंद किया, दिल्ली में आईएआरआई में। उसका परिणाम क्या हुआ? इंडिया को फायदा हुआ, पूरे कंट्री को। हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसमें मेजर रोल किसका है? एमएस स्वामीनाथन। अभी एक सफेद क्रांति आई है, जो दूध के अंदर डेयरी में देखा होगा, सब जगह फैला था ये दूध जो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्गीज कुरियन। ये वो लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में चेंज लाए हैं, ये कितने लोगों को भूखा मरने से बचाया है। ये होता है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंस। आज आप क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी बायोटेक की? अरे भैया जमीन तो वही है, सच देखो तो खेतों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है ना, जमीनें कम पड़ रही है ना, उनको खोद को वहां घर ही बन रहे हैं। आप अपने जो लोकली लोग हैं खुद देख लो कि जो घेर थे या किसी के थे जो थे, उसमें क्या है, घर बनाना चालू कर दिया लोगों ने। बहुत सी जगह पर प्लॉट काट काट के बेचने लग गए। क्या जमीन तो कम रही है ना, पर प्रोडक्शन और जनसंख्या रही है, पर तो खाने के लिए कहां से आएगा? तो उसका वन ऑफ द आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक। इसलिए हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखेंगे डिपार्टमेंट है ये 1986 के बाद में खुले सारे के सारे। और कोई साल आप उठा लेना, कोई साल जिसे वास्तव में आईएएस बनना है या सिविल सर्विस में जाना है, क्वेश्चन आना है 100% बायोटेक से। अब किस रूप में आएगा ये हमें नहीं पता भाई। तो मेरी कोशिश यही होगी कि कम से कम जो जिनको मेरा काम जिनको पढ़ाने के लिए आया है, आलोक सर ने कहा है मुझसे, आलोक जी ने कहा, तो मैंने कम से कम इनको समझा दूं। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी थोड़ी मदद करना, तो बता रहा हूं। तो जैसे डायस टॉपिक बड़ा है जी, उसको आप कैसे भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे ना, तो उसके लिए आपको ऐसा कोई ना कोई वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कैरी कर ले। तो इस चीज के लिए कुछ वेक्टर बनाए गए, YAC, MAC, BAC। YAC का मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। MAC का मतलब है मैमालियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अभी तक तो हम बैक्टीरिया में क्या कर रहे थे, उसके प्लाज्मिड को इस्तेमाल कर रहे थे वेक्टर के रूप में, उसमें डीएनए बहुत कम होता है। अब जब बैक्टीरिया का पूरा जब क्रोमोसोम ही उसके रूप में इस्तेमाल करने लगे, न्यूक्लियोइड कोई, तो बहुत सारा डीएनए जा सकता है। ये जो इस्तेमाल करते हैं ये 1 मेगा बेस पेयर तक का डीएनए कैरी हो सकता है, 1 मेगा बेस पेयर तक के डीएनए को ले जा सकते हैं, यानी 100 किलो बेस पेयर से भी ज्यादा, या इवन अप टू 1 मेगा बेस पेयर, या इवन इससे भी ज्यादा। तो आप चलो कोई बात नहीं, डायस्टॉपिंग करना, आधा आधा बांट लो, ये इससे बड़ा तो कोई जीन ही नहीं है। तो वो एक कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, उसके हिसाब से आप वेक्टर्स का चयन करते हैं
और उस पे उस फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए से मतलब यहां पर है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपने खोजा है, जिसमें आपका जिसको आपने पहुंचाना है, जिसके लिए आपने काम किया है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट था मान ली इंसुलिन के जीन के अंदर, क्यों मुझे तो इंसुलिन चाहिए, तो मुझे वो इंसुलिन का जीन चाहे तो लैब में बैठ के बना लूं उसको मैं, या लैब में ना बने तो एक जीन लाइब्रेरी जैसे होती है ना, लाइब्रेरी किताबें मिलती हैं जैसे, ऐसे ही इसमें होती है जीन लाइब्रेरी। वहां बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ जीन, वहां से ले आऊं, या कोई जो ह्यूमन का जो जीनोम हो उसमें से इस जीन को आइसोलेट कर लूं। जब आइसोलेट किया जाए तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। फिर आइसोलेट करने के बाद में उसमें कट साइट बनाई जाएंगी ताकि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहारे से, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर साइट पे काम करेगा, रेस्ट्रिक्शन उसी प्रकार के वेक्टर का इस्तेमाल होगा, तो चयन वेक्टर का किया जाएगा। अब ये वेक्टर में मेनली कौन यूज होता है? प्लाज्मिड। अब वो प्लाज्मिड क्या होता है मैं आपको बताता हूं प्लाज्मिड के बारे में। अब जो हमारा जो काम है, अब थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में जानना है। ये प्लाज्मिड एक्चुअली में क्या होते हैं? प्लाज्मिड और कॉस्मिड जो मैंने कही थी फास्फेट डीएनए, ये किसी भी बैक्टीरियल सेल में जाकर ये इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब अपने आप रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड भी कैसे प्रकार के होते हैं? एक होते हैं स्ट्रिंजेंट कॉपी नंबर और एक होते हैं रिलैक्स्ड कॉपी नंबर। अब दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रिंजेंट कॉपी नंबर उसको कहते हैं भाई कि जब मान लीजिए एक बैक्टीरिया में आपने भेज दिया कोई प्लाज्मिड, जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, जब तक वो प्लाज्मिड 5-6 बार रेप्लिकेट कर चुका था, तो यानी उसकी कॉपी की संख्या 10 से कम थी, यानी 2 या 3 कॉपी एक बैक्टीरियल सेल में, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंजेंट कॉपी नंबर। एक है रिलैक्स कॉपी नंबर, यानी जब तक एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बने, जब तक वो अपने आप को इतनी तीव्र गति से रेप्लिकेट किया, उसने 100 कॉपी बना ली अपनी, तो वो होगा रिलैक्स कॉपी नंबर। आप बताइए प्रेफर किस ईयर होगे? जब आप एक बायोटेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल स्केल पे यूज कर रहे हैं तो आपको फायदा कहां होगा? क्योंकि कोई भी जीन ले जा रहे हो आपको, तो वहां से कोई प्रोटीन मिलनी है, कोई फार्मास्यूटिकली इंपोर्टेड कंपाउंड ऑब्टेन करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेफर करते हैं रिलैक्स कॉपी नंबर को, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सका उतना ही आपका जो फॉरेन डीएनए आपने भेजा है प्लाज्मिड पे, वो भी उतनी बार बन चुका होगा, उतनी बार वो उसकी प्रोडक्शन हो चुकी होगी। इसलिए प्रेफरेंस किसकी होगी? रिलैक्स्ड कॉपी नंबर की। तो रिलैक्स कॉपी नंबर हमेशा 10 से ऊपर होगा और 10 से कम पे आता है कॉपी नंबर स्ट्रिंजेंट कॉपी नंबर। अब प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है मैं बताऊं। जो वेक्टर में जो प्लाज्मिड होता है इस्तेमाल, ये मैंने गोला बनाया। गोला क्यों बनाया मैंने? ये गोला मैंने इसलिए बनाया, ये राउंड क्यों बनाया? क्योंकि आप जानते हो कि ये कैसा होता है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट था ना, ये सर्कुलर था, कोवेलेंटली बाउंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये तो एक सिंगल होगा, तो एक और दिखा देता हूं ऐसे, ये लो, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड, ये हो गया। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो एक साइड तो इसमें होनी चाहिए ओरी साइड। ओरी साइड, ओरी साइड का मतलब है पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। आप कोई भी फॉरेन डीएनए भेजेंगे और उसमें ओरी साइट नहीं है, तो वो डीएनए भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो जो फॉरेन डीएनए आपने भेजा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जब इससे अटैच होगा तो वो भी जब ये रेप्लिकेट करेगा प्लाज्मिड, तो वो भी रेप्लिकेट करेगा। अगर ओरी साइट ना हो तो ना ये रेप्लिकेट करेगा, ना वो जो भेजा है, जो भी फॉरेन डीएनए भेजा है, वो भी बेकार है, नहीं करेगा। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साइट कौन सी हो गई?
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी साइट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट भाषा में लिखते हैं ओरी साइट। ओरी साइट के अलावा फिर एक साइट और होती है इंपोर्टेंट इसमें, वो साइट होती है सिलेक्टेबल मार्कर। आप कहेंगे ये क्या बोला, खाली मार्कर नहीं कह सकते? हाँ, मार्कर कह सकते हैं, किसी की पहचान, सिलेक्टेबल। जो जब आप कोई फॉरेन डीएनए भेज दोगे इस पे और इसको ट्रांसफर कर दोगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने जो चीज भेजी थी वो वास्तव में गई है? कैसे पता लगाओगे? तो उसमें कोई ना कोई एक मार्कर होगा जिसको देख के पहचानोगे। अब ये कांग्रेस ये कहती है या बीजेपी कहती है या बीएसपी कहती है या समाजवादी पार्टी के हमें वोट दो, तो आप वहां जाकर के समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को या बीएसपी को या और किसी पार्टी को जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कैसे आप पहचानते हो कि भाई इसको वोट डालना है? उसके सिंबल से ही तो पहचानते हो ना कि इस पार्टी का ये सिंबल है। वहां दे आते वोट कह रहे तो भाई उस पार्टी को दिया है, फलानी पार्टी को, क्योंकि सिंबल से पहचान लिया। तो वो जो सिंबल था उसका, वो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर था। ऐसे ही यहां पे कोई चीज ऐसी होगी जो सिलेक्टेबल मार्कर का काम करेगी। ये सिलेक्टेबल मार्कर का जो काम करता है वो ज्यादातर कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, लाइक जैसे मैं बताऊंगा आपको, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, कैनामाइसिन, टेरोमाइसिन एंड सो ऑन। कोई भी इनमें से किसी का भी जीन सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इनमें से कोई भी जीन इसमें प्रेजेंट होगा तो उसमें अगर वो एंटीबायोटिक डाल दोगे तो वो ऐसा बैक्टीरिया मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। जैसे बहुत से बैक्टीरिया होते, तुम देखियो वायरस है या बैक्टीरिया है, मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनके अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन होता है। तो इसमें एक मार्कर जीन का ये काम करेगा। तो एक ये रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसमें होनी चाहिए ओरी साइट, ओरिजिन और रेप्लिकेशन। दूसरी, क्योंकि जब आप जिसमें ये डीएनए फॉरेन डीएनए जुड़ जाएगा, ऐसे वेक्टर को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल गया। और जिसमें नहीं जुड़ पाएगा, ऐसे प्लाज्मिड को, ये वेक्टर को कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो फॉरेन डीएनए जब जुड़ेगा तो ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का फर्क कौन करेगा? वो ये करेगा एंटी सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर यानी जो प्लेट में आप ग्रो करोगे, जिस प्लेट में ग्रो करोगे, तो उसके थ्रू आप पहचान पाओगे। तो इसका रोल ये होता है सेकंड नंबर सिलेक्टेबल मार्कर का। आप शॉर्ट भाषा में कहूं तो वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में मदद कर देगा। ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा होता है? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। और जिसमें हमने ट्राई तो किया पर हमारी सक्सेस नहीं मिली, तो वैसा वैसा वो हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसा ना हो हम तो सोचते रहे कि हमारा तो एक्सपेरिमेंट सही हो गया है, हमने तो ट्रांसफर कर दिया डीएनए, हुआ ही ना हो, आगे जाके बाद में हम सोचने में पड़ जाए भाई ये बताओ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसे जो हम सोच रहे थे। अरे भाई, जो हमने अटेम्प्ट किया था वो हमारा अटेम्प्ट ही फ्यूटाइल हुआ है, वो सक्सेसफुल था ही नहीं। तो पहले ही उसको आप अलग करने का काम करना, तो उसके लिए पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरी कंडीशन होती है उसमें, तो तीसरी साइड जो होती है उसमें वो होती हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, इनको कहते हैं क्लोनिंग साइट। कई नाम है, क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। ये वो साइट होती है, आपने कुछ जैसे डीएनए ये खोजा कोई आपने ये
और आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम करके ये डीएनए कर लिया। इस डीएनए में हमारा इंटरेस्ट है, ये डीएनए हमें लोड करना है। तो लोड करना है ये किसी एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से निकाला था हमने। उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यहां पे यूज करेंगे हम। उसी का क्यों करेंगे? क्योंकि जो पार्टिकुलर काइंड का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसी प्रकार के एंड जनरेट करेगा डीएनए में, एंड जनरेट। अगर मान लो वो ओवरलैपिंग एंड वाला है, यानी दो वे से काम करते थे ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक तो क्या बनाते थे ब्लंट एंड, जो भी रेस्ट्रिक्शन फैक्टर बनते थे, एक कैसे बनाते थे ओवरलैपिंग एंड या स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड। तो मान लो वो जो अलग है वो ही कर देगा। अब मान लो तो उसको रेस्ट्रिक्शन कहां काम करोगे? ये वो साइट है जहां पर रेस्ट्रिक्शन काम करेगा, जहां पर, ताकि वो यहां कट मारेगा, जैसे इसने यहां कट मारा, यहां कट मार दिया, कट मार दिया तो उस डीएनए को यहां जोड़ा जा सकता है, यहां भी कट मारेगा, इतने को कट मार देंगे, इतने में इसको लाके फौरन डीएनए को जोड़ देंगे। अब हम इसमें ये इतने में इसको जगह में जोड़ देंगे इस साइट में। अब तुम ये कहोगे ये साइट जो तीसरी साइट जो रिकॉग्निशन साइट थी, या जिसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट कहा था, या जिसे क्लोनिंग साइट कहा था, ये साइट कहां होती है इस प्लाज्मिड में? ये साइट इस सिलेक्टेबल मार्कर के पास हो सकती हैं। ये साइट कहीं भी हो सकती है, इवन किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में हो सकती हैं। तुम कहोगे उस जीन में होगी, तो अगर उसमें कट मार देंगे तो उस जीन के, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये साइट यहां थी और इसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन भी था, यहीं पर रिकॉग्निशन साइट थी जहां पर रेस्ट्रिक्शन काम करेगा, और इसी में एम्पिसिलिन का जीन भी है, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन की ताकत भी इसी में है। तो जब इसको यहां कट किया जाएगा तो क्या उसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की पावर रही जाएगी? नहीं रहेगी। अगर एक बार यहां डीएनए कट हो गया और रिकॉग्निशन साइट यहां है, तो वो जो पावर होगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की, वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगी। मान लो अगर वो एम्पिसिलिन है, अगर वो क्लोरामफेनिकोल से रेजिस्टेंस की पावर है तो वो रह जाएगा, या वो टेट्रासाइक्लिन का है तो उसकी पावर लॉस कर देगा। यानी जिसमें जो ये पावर है ये हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए ये प्लाज्मिड में, ये मैं बता देता हूं प्लाज्मिड में। अब मैं एक कम से कम प्लाज्मिड इसमें लेके चलूंगा जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड हैं। अब सुनिए, बहुत सारे प्लाज्मिड जिनका इस्तेमाल होता है, एक प्लाज्मिड का नाम है यहां पे PBr 322 और PBr 327। एक्चुअली बताऊं ये इकोलाई का प्लाज्मिड है, इकोलाई प्लाज्मिड। PBr 322 जो प्लाज्मिड है, जो सबसे पहले ये लैब में बनाया गया था, PBr का मतलब है, P का मतलब प्रिपेयर्ड, किसने बनाया था? प्रिपेयर्ड बाय। B का मतलब है बोलीवार, और R का मतलब है रोड्रिग्यूज। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, बोलीवार और रोड्रिग्यूज ने। ये काम कर रहे थे लैब में 322 में जब इस बनाया था शुरू में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो साइज था वो इनिशियली में 4.36 ऐसा कितना है तुम्हारे इसमें दिया हुआ है मैंने 43-62 इतने बेस पेयर का था ये। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसको 4.3 किलो बेस पेयर कह सकता हूं, किलो बेस पेयर की लेंथ का था, 4.3 किलो बेस पेयर का साइज का था। इसी प्लाज्मिड में से जब कुछ डीएनए करीब 1500 लेंथ का न्यूक्लियोटाइड का
या 2500 तक निकाल दिया, इवन अप टू द 2500 को जो इसमें इंटरफेरेंस कर रहा था, वो हो जाएगा 327। तो उसका साइज कितना हो जाएगा? इसमें से करीब करीब 1500 न्यूक्लियोटाइड निकाल दो आप, 3 से लेकर के 2.5 तक का हो जाएगा, 1.5 से एवरेज मान लीजिए आप, इतने किलो बेस का हो जाएगा। वो था 327, इन लोगों ने बनाया था। एक्चुअली इन्होंने जो बनाया था, इन्होंने एस्कर्सिया कोलाई का प्लाज्मिड था। वो कैसा होता है प्लाज्मिड, मैं बताता हूं। उसका जो ओरिजिनल प्लाज्मिड था ई कोलाई का, उसमें ओरिसाइट थी, यस, क्योंकि अगर ओरिसाइट ना हो तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा? ओरिसाइट थी। उसमें रिकॉग्निशन साइट होंगी, वो भी होंगी, पर उसमें कोई भी किसी भी ड्रग से रेजिस्टेंस का जीन नहीं था। ये तो बोलीवार और रॉड्रिग्यूज ने क्या किया, उसके अंदर उस प्लाज्मिड को एक्सप्लॉइट किया और उसके अंदर एक जीन डाला। उन्होंने एक जीन डाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, यानी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से ये अपने आप को बचा ले, और एक डाला उन्होंने जीन एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। दो एंटीबायोटिक के जीन ऐड करे खुद आर्टिफिशियली, इसलिए नाम पड़ा प्रिपेयर बाय बोलीवार एंड रॉड्रिग्यूज, क्योंकि ये कोई नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते। और वहां पे जो सिलेक्टेबल मार्कर थे, और इसमें बहुत सी सिलेक्टेबल मार्कर थी, सिलेक्टेबल मार्कर, वो सिलेक्टेबल मार्कर का जो रेस्ट रिकॉग्निशन साइट, अरे ये तो सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज हो सकते हैं ना, ये एम्पिसिलिन और ये है, ये किसके रूप में, इनके जीन जब ऐड कर दिए तो किसके रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं? ये सिलेक्टेबल मार्कर्स। पहले कही थी आपसे कोई कोई एंटीबायोटिक को, तो इसमें इन्होंने जो बनाया था, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में कौन सा जीन इस्तेमाल हो सकता है? कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों के जीन इन्होंने इस ड्रग के रेजिस्टेंस जीन इसमें ऐड कर दिए। अब उसने किया क्या है, उसके जो जीन जो इसमें ऐड कर दिए, इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या थी? रिकॉग्निशन साइट एक तो एम्पिसिलिन से, एम्पिसिलिन के पास में भी थी, नेबरिंग टू दिस, और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास थी। कौन सी साइट? क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट, वो इनके पास थी, दोनों के पास। हेलो, तो टेट्रासाइक्लिन और इन दोनों के पास रिकॉग्निशन साइट थी। अब मान लो कोई भी फॉरेन डीएनए हमें भेजना है, जैसे एक इसमें लिखा हुआ तुम्हारे में बाम एच, बैम H1, बी का मतलब बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियस H स्टेन फर्स्ट एंजाइम। इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है, जब इस रेंडो न्यूक्लियस एंजाइम को जब यूज करते हैं, इसकी रिकॉग्निशन साइट इस जीन में होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में है, बाम H1 की, यानी इस रेस्ट्रिक्शन लोगे। तो यानी अगर बाम H1 रेस्ट्रिक्शन जब एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो वो क्या करेगा, जब यहां पर कट मारेगा तो इस ड्रग के खिलाफ, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन की जो एबिलिटी थी वो लॉस्ट हो जाएगी ऑफ कोर्स, और इसमें नया डीएनए ऐड हो जाएगा। पर ऐसे प्लाज्मिड में अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की पावर नहीं रहेगी, यानी अब इसको प्लाज्मिड को जब आप कहीं भेज दो एक ऐसे मीडिया में जहां पर टेट्रासाइक्लिन ड्रग रखी रहे, तो वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। पर अभी भी उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की पावर मौजूद है। तो अब यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर का काम कौन करेगा?
बताइए ये करेगा या ये करेगा? पहचान सिलेक्ट तो कहां कर सकते हो, इसमें तो कर ही नहीं सकते। तो अब सिलेक्टेबल मार्कर का काम एम्पिसिलिन करेगा, क्योंकि जहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जगह है, जो कल्चर मीडिया है, वहां पर इसको आप निकाल सकते हो, ग्रो कर सकते हो फॉरेन डीएनए के साथ। पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। तो जब उसमें नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर लॉस्ट हो गई। और कोई होता, मान लो उसमें इसकी पावर लॉस्ट होती, तो उस समय ये काम करता सिलेक्टेबल मार्कर का, तो दोनों में से एक में तो रही आई। तो इस तरह उन्होंने ये व्यक्त करते हैं। अब इसमें डीएनए ट्रांसफर हो गया है नहीं होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? मान लो ये कल्चर मीडिया है, तो एक ये दूसरा कल्चर मीडिया, तीसरा कल्चर मीडिया है, तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या करेंगे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन में तो ये ग्रो रहेंगे, पर मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन उसमें ग्रो नहीं करेंगे, उसमें नहीं ग्रो करेंगे, पर एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि बाम एच के साथ लिया। मान लो इसकी बजाय और कोई भी एंजाइम लेके मैं चल, और कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेता, बाम एच की बजाय मैं लेता मान लो इको R1 का लेता, मान लो उसकी पावर इसमें न होकर के, उसकी पावर यहां ना होकर के यहां होती एम्पिसिलिन वाले में, तो वहां पर तो कट यहां मारता, वो कट मारता, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की पावर लॉस्ट हो चुकी होती। जब लॉस्ट हो चुकी होती और उसमें डीएनए फॉरेन को यहां ऐड कर दिया जाता, तो एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ग्रो नहीं करता। वो कौन से मीडिया में ग्रो करता और मिल जाता? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडिया में ग्रो करता और आपको वहां मिल जाता। तो इस तरह आप उनको सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है सिलेक्टेबल मार्कर। ऐसे ही बहुत सारे हैं। और बनाया गया था पीयूसी, प्रिपेयर्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बहुत सारे पीयूसी सीरीज के हैं प्लाज्मिड। ऐसे ही प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जैसे आप इसमें नाम देखें, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, उसमें से आइसोलेट किया गया है, जो कि ट्यूमर कार्य करता है। इसमें ये बैक्टीरिया में क्या ट्यूमर कार्य करता है, तो उसके प्लाज्मिड को जब आप निकाल लोगे, उसका प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां पर, ये मैंने अपने हाथ से बना रखा है। तो उसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है टीडीएनए और एक है विररीजन। टीडीएनए जो ट्यूमर काज करता है, जो कैंसर काज करता है बैक्टीरिया में, उसमें किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, डाइकोट प्लांट को, तो वहां कैंसरस ग्रोथ काज कर देता है। तो कोई भी फॉरेन डीएनए जब इसको टीडीएनए को कट कर दोगे, वहां जोड़ दो, उसके बाद जो विररीजन जो है अपने आप प्लांट के उसमें जीनोम में घुस जाएगा, लेकर के इसको। खास बात है ये खुद बैक्टीरिया अपने आप में, और इस प्लाज्मिड को लेकर के फिर बैक्टीरिया में घेर दो, तो बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट करेगा अपने आप प्लाज्मिड पहुंच जाएगा। तो खुद ये बैक्टीरिया अपने आप में जेनेटिक इंजीनियर का काम कर सकता है। प्लाज्मिड तो करता ही करता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है इसमें। कई बार पूछा जाता है कि वेक्टर के रूप में क्या बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरिया है, कि उसका खुद का प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड भी इन्फेक्ट कर सकता है, और टीआई प्लाज्मिड को उसी में डाल दो, बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया भी इस काम को कर सकता है। प्लाज्मिड कर सकता है, और प्लाज्मिड को कैरी करने वाला बैक्टीरिया भी कर सकता है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियर का काम कर सकता है। और बैक्टीरियोफाज को तुमने देख ही लिए थे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार बनते हैं कि जीन क्लोनिंग वेक्टर का काम कौन कर सकता है? प्लाज्मिड, यस। वायरस, यस।
कॉस्मिड, यस। अब एक क्वेश्चन जो बना, जो डिफिकल्ट बना, क्या बैक्टीरिया कर सकता है? अब हम परेशान हो जाएंगे। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया था, वो इस्तेमाल होगा, पर टीआई प्लाज्मिड जो था, जिस बैक्टीरिया से लिया था, टीआई प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया से लिया था, उस बैक्टीरिया का नाम था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ये खुद अपने आप में वेक्टर का काम कर सकता है। कैसे? आपने कोई फॉरेन डीएनए टीआज में प्लाज्मिड में ऐड किया, फॉरेन डीएनए, उस फॉरेन डीएनए को इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में पहुंचा दिया, और ये एक सॉइल बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरिया को सॉइल में छोड़ दिया। ये बैक्टीरिया डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और इस टीआई प्लाज्मिड को, जिसमें फॉरेन डीएनए आपने इंसर्ट किया हुआ है, उसको लेकर के उस डाइकोट प्लांट के भीतर घुस जाएगा और उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर देगा। परमानेंटली ट्रांसफर कैसे कर देगा? ये बहुत डीप बात है, आप इतना ही याद रखें, उसमें कर देगा। तो जब उसको ट्रांसफर करेगा, तो उसमें जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर दो डीएनए बताए थे मैंने इंपोर्टेंट, एक टी डीएनए और एक बताया था विर डीएनए, विर रीजन वाला, विर। तो ये विर वाला रीजन मदद करेगा होस्ट डीएनए को काट करके वहां जोड़ने में, एक्साइजेशन, ज्वाइनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन में ये विर वाला मदद करेगा। और टी वाला अपनी पावर लॉस्ट करेगा, क्योंकि इसमें नया डीएनए आ चुका है। और इस साइड तो तुमने देखना, कोई भी प्लाज्मिड लेना, सब में मिलेगा। ये थे वेक्टर। सुनिए, मैं बताऊं, एक दूसरी सीरीज की और बताए थे मैं, पीयूसी सीरीज के। इनको नाम क्यों दिया सीरीज के? क्योंकि पीयू सीरीज कही है 8, 9, 18, 19 सीरीज है। प्रिपेयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पीयूसी। अगर हम आगरा में बना लेते तो नाम बोल देते प्रिपेयर, पीयूए होता नाम, प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा। ठीक है, तो आगरा में तो काम हुआ नहीं भाई पीयूसी सीरीज में, तो कैलिफोर्निया बनाए गए। जो मैं अभी आपसे कह रहा था, साइंस में लोग आ गए तो उन्होंने बनाया पीयूसी सीरीज का। पीयूसी सीरीज का क्यों बनाना पड़ा? या ये भी तो थे प्लाज्मिड, ये भी तो उसी के हैं, ये भी तो प्लाज्मिड है, यही तो बैक्टीरिया थे। इसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं, इसमें एक ओरिसाइट इसी पीबीआर 322 की ली थी। उसमें एक लैक्जेड होता है, इंजाइम लैक्जेड, लैक्टोज को डिग्रेड करने वाला एक इंजाइम होता है, इस जीन से बनता है लैक्जेड से। लैक्जेड से जो इंजाइम बनता है उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज को डिग्रेड करता है। ऐसा ही एक लैक्टोज जैसा ही एक केमिकल कंपाउंड होता है क्रोमाजेन एक्स गाल। गाल का मतलब गैलेक्टोज, गैलेक्टोज से मिलता जुलता, क्योंकि जब लैक्टोज टूटता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से तो ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। तो उससे मिलता जुलता एक सबस्ट्रेट होता है एक्स गाल। जब ये एक्स गाल टूट जाता है, किससे टूटता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे कलर आता ब्लू कॉलोनी, ब्लू कॉलोनी। और उसी लैक्जेड के डीएनए में हम फॉरेन डीएनए जिसमें इंटरेस्ट था उसको जब इंट्रोड्यूस कर देंगे लैक्जेड में काट करके, रिकॉग्निशन साइट इसी इंजाइम में होंगी लैक्जेड में, तो ये इंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो एक्स गाल टूटेगा